नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध के कारणों के बारे में कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के और इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्नों पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहें तो एमए फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मार्क्सवाद यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, खास तौर पर रूस और अमेरिका के बीच में, जहां पर बिना किसी हथियार के वाक युद्ध यानी कि भाषणों के ज़रिए अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति के ज़रिए युद्ध की शुरुआत हुई, इसे शीत युद्ध कहा गया। इसे कोल्ड सिचुएशन वॉर कहा गया। तो आइए देखते हैं शीत युद्ध के कारण और समझते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। शीत युद्ध पूंजीवादी तथा समाजवादी गुटों के बीच प्रारंभ हुआ। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में और समाजवादी गुट का नेतृत्व रूस के हाथ में था। इन दोनों के बीच युद्ध काल में जो मैत्री संबंध कायम हुए थे, युद्ध के बाद शीत युद्ध में परिवर्तित हो गए। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, सैद्धांतिक कारण। शुरुआत से ही आप इस टाइटल के टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि सैद्धांतिक कारण यानी कि दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। जहां पर सोवियत संघ अपने साम्यवाद को विश्व में फैलाना चाहता था, वहीं पर अमेरिका अपने पूंजीवाद को विश्व में फैलाना चाहता था। दोनों चाहते थे कि उनकी विचारधारा का प्रभाव विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा दायरा खींचे। यही कारण है कि अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए इन्होंने एक दूसरे की लाइन को काटना शुरू किया, यानी कि अपने विकास के लिए, अपनी विचारधारा के विकास के लिए दूसरी विचारधाराओं के खिलाफ इन्होंने अलग अलग प्रकार के षड्यंत्रों को रचना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर दूसरा आता है कि पश्चिम देशों का रूस के विरुद्ध षड्यंत्र। यहाँ पर जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो जो स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति, उन्होंने पूर्वी देशों से अनुरोध किया कि भैया हमें आके मदद करो, जर्मनी को पश्चिम की ओर से उस पर आक्रमण करो ताकि वो कमज़ोर हो जाए और हम बच जाएं। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रों ने जानबूझकर देरी की, जिससे जर्मनी को काफ़ी धन और जन की हानि हुई, जिसके कारण सोवियत संघ के मन में ये बात घर कर गई कि जो पश्चिमी देश है वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं सोच सकते। इसके बाद में हम देखते हैं जो तीसरा, यहाँ पर एक इतिहासकार हैं वैली, उनका ये कथन रहा कि इससे क्रोमलिन में संदेह जकड़ कर माफ़ कीजिएगा, वैली का कथन है कि इससे क्रोमेलिन यानी कि क्रोमेलिन जो राष्ट्रपति का निवास है रूस के, उस स्थान को क्रोमेलिन कहते हैं, वहाँ पर यह संदेह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र जो युद्धोत्तर काल में एक शक्तिशाली सोवियत संघ के उत्थान की संभावना से भयभीत है, युद्ध के अखाड़े में कूदने से पूर्व रूस को पूर्णतः आहत तथा शक्तिहीन होते देखना चाहते हैं। यहाँ पर रूस एक साम्यवादी ताकत थी और रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में इस समय गिना जाता था। जो पश्चिमी देश है उनके पास ये अच्छा अवसर था कि वो किसी भी प्रकार से एक साम्यवादी विचारधारा को कमज़ोर करके उसे अपने से शक्तिहीन बनाएं और उसे कंट्रोल कर सके, ताकि पूंजीवाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके और साम्यवाद आगे चलकर उन पर हावी ना हो। यहाँ पर 1946 में चर्चिल ने जो फुल्टन में भाषण दिया, उससे रूस एकदम बौखला गया, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चिल का भाषण था इसमें उन्होंने साम्यवाद के खिलाफ अपनी बातें कही थी। यहीं पर जो यहाँ पर के जो 20 सितंबर 1945 को राष्ट्रपति ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए वेलेस को केवल इस अपराध के लिए त्यागपत्र देने को कहा कि उसने 12 सितंबर को न्यूयॉर्क में अपने एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैत्री स्थापना की अपील की थी। इसके कारण उपराष्ट्रपति और जो वाणिज्य सचिव थे, इन्हें तत्कालीन इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भैया रूस और अमेरिका को फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। यहाँ पर रूस को ये समझ में आ गया कि अब ये शत्रुता चाहते हैं, ये मित्रता के लिए किसी भी प्रकार की उम्मीदें इनसे नहीं रख सकते।
पश्चिमी देशों के रूस पर आरोप। यहाँ पर पश्चिमी देशों ने भी रूस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे कि 1945 में रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और स्टालिन जो कि यूएसएसआर के मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, इनके बीच में कुछ समझौता हुए थे, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि जो जर्मनी के 4 क्षेत्रों में विभाजित करना, पोलैंड में चुनाव द्वारा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना आदि था, किंतु रूस ने इसको नहीं माना और पोलैंड पर अपनी समर्थित सरकार को थोप दिया और वहाँ के विरोधियों नेताओं को, वहाँ के जो विपक्ष के बड़े नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी रूस ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया और साम्यवादी सरकारों का गठन कर दिया अपने इच्छानुसार। इसके साथ ही चाहे वह अफ़गानिस्तान की स्थिति हो, चाहे वह ईरान इराक की स्थिति हो, यहाँ पर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का उल्लंघन किया, जिसके चलते पश्चिमी देश और अमेरिका उसके विरोध में आ गए। जून 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी की और पश्चिम बर्लिन तथा पश्चिम जर्मनी के बीच सभी रेलगाड़ी, रेल सड़क और यातायात बंद कर दिए। यही नहीं, रूस ने हजारों जर्मन युद्धबंदियों तथा नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रूस ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद का प्रचार तथा प्रसार भी किया। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी। यही कारण थे जिनसे पश्चिमी राष्ट्र भयभीत हो उठे और उन्होंने सोवियत संघ की शक्ति को सीमित करने का संकल्प किया। इनसे शीत युद्ध और भी अधिक तीव्र हो गया और ये सभी कारण बने शीत युद्ध के प्रारंभ होने के। ऐसे ही बहुत सारे कारण रहे और यहाँ पर तकरीबन हम 10 से 11 कारणों पर चर्चा करेंगे। आपको जो कारण बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठ पाए, जिनके ऊपर आप कम से कम अच्छे फैक्ट के साथ में लिख पाएँ, आप उन पॉइंट्स को अपने उत्तर में शामिल करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने से आपकी वक्त की बर्बादी होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। यहाँ पर दोनों के युद्ध करने में भी द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये शामिल हुए तो दोनों के उद्देश्य भी अलग थे। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से उसके अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश रूस के बड़े प्रभाव को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे, इसलिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन क्षेत्रों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं, जबकि यहाँ पर पश्चिमी देश लोकतांत्रिक सरकारों की मांग कर रहे थे। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। यहाँ पर जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ पर से अमेरिका और अंग्रेज सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर अपनी सेनाओं को नहीं हटाया और साथ ही यहाँ पर साम्यवादी विचारधाराओं को फैलाने का पूरा प्रयास किया। इसके चलते भी पश्चिमी देश इसके खिलाफ हुआ। दूसरा आता है कि यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान को ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिससे कि ब्रिटेन ने यूनान के अपने सैन्य अड्डों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया आदि द्वारा सोवियत संघ की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। परिणाम स्वरूप ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना अपरिहार्य हो गया, अन्यथा यूनान का साम्यवादी खेमे में जाना निश्चित ही हो गया था। इसके कारण भी यहाँ पर पश्चिमी देशों का क्रोध रूस के प्रति ज़्यादा भड़का, क्योंकि यूनान हो या फिर यहाँ पर ईरान हो, यहाँ पर
रूस अपना प्रभाव अपनी साम्यवादी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहा था। दूसरी बात ये भी थी कि दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे, चाहे वह अमेरिका हो या फिर रूस हो। इसलिए दोनों एक दूसरे से यहाँ पर बात यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सब चल रहा था तो रूस ने अपने पूरे हथियारों की जानकारी अमेरिका को दी थी, लेकिन अमेरिका ने परमाणु हथियार के आविष्कार की खबर रूस को नहीं दी और सीधे तौर पर बिना किसी को बताए जापान में परमाणु बम गिरा दिया। ये अच्छी बात थी कि इससे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, लेकिन यहाँ पर रूस के लिए ये सेटबैक था कि भाई साहब, हमने तुम्हें खुले रूप में पूरी जानकारी दी कि हमारे पास कौन सा हथियार है, लेकिन तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास में परमाणु बम है। तो इससे ये हुआ कि रूस को लगा कि अमेरिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है और धीरे धीरे दोनों के मन में मनमुटाव आने लगे। टर्की पर रूसी दबाव। युद्ध के तुरंत बाद रूस ने टर्की पर कुछ भूक्षेत्र और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरोध में थे। जब टर्की पर रूस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। यहाँ पर टर्की पर रूसी प्रभाव भी पश्चिमी देशों के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि आपको पता होगा कि टर्की का एक छोटा सा हिस्सा जिसे कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं, यानी कि उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप में आता है। इसलिए यहाँ पर ये चिंता का विषय भी था कि क्या टर्की के ज़रिए रूस अपना साम्यवादी प्रभाव पश्चिम की ओर ले जा रहा है। दूसरा है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। यहाँ पर याल्टा समझौते की भी अवहेलना की गई थी और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है। इसके साथ ही रूस द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना और शक्ति संघर्ष यानी कि एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन करना, जैसे रूस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कहीं सैन्य अभ्यास हो रहे हैं तो कहीं पर छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं, तो इसके ज़रिए एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि देख देख मैं कितना पावरफुल हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।